Hey guys, welcome back to mathematics classes. I am your teacher Ravi Mishra. I hope all of you doing very well in this period. और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में अपने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को पढ़ा था, जो कि हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और कैलकुलस का पार्ट था, तो उसे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझा था। इस वाले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और कैसे उसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन हमारा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में या पूरे रियल नंबर पर किस तरीके से वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा है या कैलकुलस की मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है जिसमें मैंने क्लास 12 के सारे पार्ट को कवर किया है जो कि हमारे कैलकुलस से रिलेट करते हैं, और हमारे वो जो पार्ट है वो हमारे IIT JEE में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो वो आई बटन पे क्लिक करके उस पार्ट को देख सकता है। प्लस मैं उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। देन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले किसी ग्राफ को बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया। और मान लेते हैं कि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इस तरह के जो इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, जिसको हम लोगों ने अपने क्लास 11 में कोनिक सेक्शन वाले पार्ट में पढ़ा है। तो ये पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ है और ये अप साइड में ओपन जो है पैराबोला होगा। दैट मीन्स कि कुछ इस टाइप का पैराबोला आपको दिखाई देगा। तो नाउ यहाँ पे अब हम लोग कुछ इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे मैंने दो पॉइंट को कंसीडर किया। लाइक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे x2 को लिया, इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पॉइंट x1 को लूँगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो x2 की वैल्यू x1 से बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है और इसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यूज आएंगी उसको मैं fx की तरह ट्रीट करूंगा, बिकॉज हम जानते हैं कि fx की जगह वी कैन राइट y, तो उसे हम लोग fx की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां से आप जब fx2 निकालोगे तो वो भी आपको fx1 के इक्वल मिलेगा। तो जब x2 जो है ग्रेटर और इक्वल टू x1 हो तो आपको यहां से fx2 की वैल्यू fx1 के ग्रेटर और इक्वल टू मिलेगी, सेम वैसे ही जैसे x2 x1 के साथ बिहेव कर रहे हैं। देन इस तरह के केस में हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, जैसे ये ओरिजिन है, तो मैं कह सकता हूं कि fx इज इंक्रीजिंग व्हेन x जो है 0 से बड़ा है उसके लिए। तो 0 से अगर ये बड़ा है तो उसके लिए ये पार्ट जो है इंक्रीजिंग होगा। दूसरी चीज, अब अगर हम लोग यहाँ से इस तरीके से भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि जब हम ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करें तो हम देख रहे हैं कि हाइट जो है वो बढ़ रही है, जो कर्व है उसकी हाइट बढ़ रही है। तो डायरेक्टली वी कैन सी दैट द ग्राफ इज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। आप इस हाइट को यहाँ से लेकर के यहाँ वाली हाइट को आप कंपेयर कर सकते हो। जब भी ग्राफ को एनालाइज किया जाता है तो हमेशा हम जो है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। जिस डायरेक्शन में हम लोग किसी चीज को राइट करते हैं उसी डायरेक्शन में हम चीजों को मूव करते हैं, अगर हम ग्राफ के अलोंग चीजों की बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप यहाँ वाले बात करो जो निगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाले एक्स एक्सिस की जब हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। जैसे मैंने ये पॉइंट यहाँ पे कुछ ले लिया लाइक x3 और फिर यहाँ पे मैंने x4 को ले लिया। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जब इस तरीके से ग्राफ में मूव कर रहे हो आगे की तरफ, ठीक है, तो मतलब लेफ्ट टू राइट जब आप ग्राफ पे मूव कर रहे हो तो आप देख रहे हो ग्राफ की जो हाइट है वो डिक्रीज कर रही है। यानी आप x3 पे जो हमको y मिलेगा और x4 पे जो हमको y मिलेगा, अगर उसमें कंपेयर करें तो हाइट क्या हो रही है, इनकी डिक्रीज हो रही है। देन वी कैन से दैट fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन 0। यानी जब x की वैल्यू 0 से छोटी है और आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो fx क्या हो रहा है, जो कर्व है वो उसकी हाइट घट रही है, डिक्रीज हो रही है। देन fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x लेस देन 0। आई थिंक आप ये बात समझ रहे होगे। इसी चीज को चेक करने के लिए हम लोग पॉइंट की भी हेल्प लेते हैं। अभी तक मैंने फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव
या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सिंपल ग्राफ को एनालाइज करके हाउ कैन वी चेक द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और नॉट इन द गिवन इंटरवल, सिर्फ मैंने ये बात यहाँ पे बताई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ के थ्रू इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन पे आप एक और ग्राफ को देख सकते हो कि fx इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, और एनालाइज आप करो तो ये जो ग्राफ है वो मॉड एक्स का है। इसे हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था कि व्हाट इज द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो आप ग्राफ को वेल नोन तरीके से जान रहे होगे। अब आप यहाँ पे इस बात को अच्छे से देखो, अगर मैं 0 से लेकर के x की तरफ यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में अगर मैं बढ़ता हूँ फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव x, तो मैं ये पाता हूँ कि जो हाइट है वो बढ़ते जा रही है ग्राफ की। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि fx जो है यानी कि मॉड x वो इंक्रीज कर रहा है, fx इज इंक्रीजिंग व्हेन x 0 से क्या है, बड़ा है। और अगर आप इधर की तरफ आओ, जब आप ये लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे मूव करोगे फ्रॉम 0 टू माइनस x एक्सिस, तो आप देख सकते हो हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो, तो आप डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ हाइट भी आप इसको निकाल सकते हो। तो आप कह सकते हो जब इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है तो fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x जो है वो जब 0 से छोटा था तब। इसी को हम पॉइंट वाइज भी समझ सकते हैं। अगर मैं ग्राफ पे 2 पॉइंट लेता हूँ, जैसे मैंने कहा चलो ये x1 है ये x2 है, तो x1 अगर x2 से बड़ा या इक्वल है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में। फिलहाल में मैं आपको ग्राफ के थ्रू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो x1 अगर x2 से बड़ा होगा तो fx1 आपको fx2 से बड़ा मिलेगा, ये मैंने अभी बताया था। इससे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जब समझेंगे तो ये बात हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। या फिर अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी होगी तो fx1 की वैल्यू fx2 से छोटी होती है। तो इस केस में इस तरीके से अगर चीज़ें लाई करती है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो आई होप आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अभी मैं आपको आगे कुछ और चीज़ों को बताता हूँ जिससे ये बात और ज़्यादा हमें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एक डेफिनेशन की जो हमारे एनसीईआरटी के बिहाफ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में दिया गया है कि इफ आई बी एन ओपन इंटरवल, यानी एक आई जो है वो एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, यानी कि जो एंड पॉइंट्स है वो एक्सक्लूडेड होंगे और वो रियल नंबर पे डिफाइंड है, आई बिलोंग्स टू आर फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, जैसा मैंने कहा। देन एक फंक्शन मैंने कहा है जो होगा एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कब, तो वही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं f is said to be increasing, f is said to be increasing। तो इंक्रीजिंग जो है इसको दिखाने के लिए मैंने कंसीडर किया कि x1, x2 दो वैल्यूज हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं i में ही, यानी कि जिस इंटरवल की हम बात की उसी में ये बिलोंग कर रहे हैं, वेयर x1 इज लेस देन x2। ऐसा यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि जो x1 है वो x2 से छोटा होगा। तो अगर x1 जो है वो x2 से छोटा है तो हम कह सकते हैं जो fx1 है वो fx2 से लेस या फिर इक्वल हो सकता है। fx1 है वो fx2 से लेस या फिर इक्वल हो सकता है, जैसा कि मैंने पीछे वाले ग्राफ में बताया भी था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है इसी तरीके से मैंने यहाँ बताया था। आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो ये जो x1 x2 जो है वो x1 से बड़ा होगा, सिर्फ ये इक्वल वाला साइन नहीं होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया था, बट आपको ध्यान रखना है कि x2 जो है वो x1 से बड़ा होगा तब जाकर के fx2 fx1 से बड़ा होगा। अगर हम सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करना बाकी है। सेम एज इस ग्राफ के लिए आप देख सकते हो कि x1 जो है वो x2 से बड़ा होगा या फिर x1 जो है x2 से छोटा होगा। तो उस केस में fx1 fx2 से बड़ा या इक्वल हो सकता है और fx1 fx2 से बड़ा या फिर लेस और इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जब ये बात आती है कि ये इक्वल कब हो सकता है, अभी ये तो ग्राफ स्ट्रिक्टली जो है इंक्रीजिंग और यहाँ से जो है डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, लेकिन जब ये केस आता है जहां पे इक्वल भी हो सकता है, कहीं पे स्लोप जो है वो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है, देन उस केस में हम कहते हैं कि वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अभी मैं ग्राफ बना करके बारी बारी से इन सब चीजों को और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ इन चीजों को आप वॉच कीजिए। तो फिलहाल में जो कंडीशन थी वो हमको ये मिल गई कि अगर x1 जो है x2 से छोटा है तो fx1 लेस और इक्वल होगा fx2 से। दूसरा केस,
अगर ये डिक्रीज कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये डिक्रीजिंग है, मैंने मान लिया फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, तो x1 अगर x2 से बड़ा होगा, मैंने कंसीडर किया कि x1 अगर x2 से बड़ा होगा तो fx1 छोटा हो जाएगा fx2 से। ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे x1 लेस और इक्वल टू x2 होता, देन उस केस में fx1 ग्रेटर और इक्वल टू fx2 आता, यानी इनवर्सली काम कर रहा है कि x1 अगर x2 से बड़ा है तो fx1 fx2 से लेस होगा या फिर इक्वल होगा। ये डिक्रीजिंग का केस है, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा वाला केस है, अब हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर यही फंक्शन जो है f वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो हम कहेंगे कि x1 अगर x2 से बड़ा है तो fx1 भी fx2 से बड़ा होगा, यानी बिगर होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे भी ये फंक्शन इक्वल नहीं होगा, मतलब लगातार जो चीजें बढ़ रही है कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी, कंटिन्यूअस वो इंक्रीज ही करेगा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो। जस्ट लाइक ये जो दोनों ग्राफ हैं, अगर आप O से लेकर के X पे जाते हो पॉजिटिव X पे, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग होता तो यहाँ पे इक्वल भी आपको किसी केस में मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह ट्रीट करेंगे, और इधर से O2 माइनस एक्स जाएंगे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे ये वैल्यू क्या होती जा रही है, हाइट इसकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, ये वाली कंडीशन किसके लिए होगा, इंक्रीजिंग के लिए। तो इसलिए मैंने आगे जाकर के स्ट्रिक्टली बताया कि आपको चीजें और ज्यादा क्लैरिफाई हो, फिर मैं ग्राफ पे आकर के इस बात को आपको समझा पाऊं कि हाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है। कर्व की बात कर रहे हैं ओ के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बातें आप लोगों ने समझ ली होगी, अब हम लोग कुछ और चीजों को यहाँ पे देखेंगे जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को बताती है। तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ फोर्थ वाला पार्ट यहाँ से हो जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से हम जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की फंक्शन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं लाइक कि x1 अगर x2 से बड़ा है, मैंने मान लिया कि चलो x1 x2 से बड़ा है, तो उस केस में fx1 fx2 से छोटा होगा, ठीक है। जस्ट लाइक ये इनवर्स की तरह लाई करता है। आप देख सकते हो कि रिलेशन क्या है कि x1 और x2 से बड़ा जब था तो fx1 fx2 से लेस और इक्वल होगा, तो ये सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन अगर मुझे स्ट्रिक्ट फॉर्म में डिक्रीज कराना है तो fx1 fx2 हमेशा क्या होगा, लेस ही होगा fx1 अगर x1 और x2 बड़ा है तो, ठीक है। इसी बात को हम लोग यहाँ पे भी ग्राफ में देखे थे कि किस तरीके से ये काम कर रहा था कि fx1 जो है वो fx2 से छोटा होगा अगर x1 x2 से बड़ा होता है। तो यहाँ से आप ग्राफ को जो हाइट के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हो। अब देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे fx इज डिक्रीजिंग लिख दिया हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये आप ध्यान रखना कि fx ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। शुरू में मैं अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बताता तो इंक्रीजिंग समझने में परेशानी होती, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ट्रीट किया। वैसे भी कोई भी ग्राफ जो है वो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो वो डिक्रीजिंग भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में जो माइन्यूट फर्क है उसको आपको जरूर अच्छे से समझना है। तो मैं एक बार और इस बात को क्लैरिफाई करता हूं कि मैं अगर O से माइनस एक्स की तरफ जाऊंगा तो ये मुझे ग्राफ की हाइट लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में डिक्रीज करते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा जब मैं O2x मूव करता हूं तो O2 माइनस एक्स, ठीक है। और स्ट्रिक्टली जो है इंक्रीज होगा जब मैं O2 पॉजिटिव x की तरफ मूव करूंगा, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज किया O2 माइनस एक्स यानी ये वाला, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया O2x, ठीक है। तो आई होप अब आपको जो डिफरेंस है इसके बीच का कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली जो डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या फर्क है, आई होप आप ये बात अच्छे से समझ रहे होगे। फिर भी अगर आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर 4 ग्राफ यहाँ पर देख सकते हो, मैं इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बीच का जो फर्क है वो इस ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जो ग्राफ मैंने लिया है ये ग्राफ हमारे एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखिए इसको समझना कैसे है, जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो कि लाइक जो ये फर्स्ट वाला है, मैं फर्स्ट वाले पहले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखो ये इंक्रीज कर रहा है,
जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, आप लेफ्ट टू राइट हमेशा ग्राफ को एनालाइज करते हैं लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखना। तो आप जैसे ही आगे आप बढ़ रहे हो तो आप ये पा रहे हो कि हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर ये हाइट जिस तरीके से इंक्रीज हो रही थी अब वैसे इंक्रीज नहीं हो रहा, ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल होता हुआ अपीयर हो रहा है। दैट मीन्स कि ये इंक्रीज तो कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज तो कर रहा है, बट हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्ट फॉर्म में इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए ये सिर्फ जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ तो आप देख रहे हो कि हाइट क्या हो रही है इसकी, लगातार बढ़ते जा रही है। कहीं पे भी ये जो है ऐसा नहीं हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस के जो है पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, यानी कहीं पे भी ऐसा नहीं आपको मिल रहा है कि x1 और x2 आपने रखा तो fx1 और fx2 की वैल्यू आपको इक्वल दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे अगर x1 जो है वो x2 से छोटा है तो उस केस में fx1 fx2 से छोटा या इक्वल हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ आप ऐसे समझ सकते हो काइंड ऑफ कि इस वाले लाइन पे जो fx1 वो fx2 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जा रहा है। तो इसीलिए ये कंडीशन जब होती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंक्रीजिंग जो है फंक्शन होता है। ठीक है, बट जब लगातार हाइट इंक्रीज होती है कहीं पे भी हमें इक्वालिटी जैसी केस नहीं मिलता, यानी कि अगर x1 जो है x2 से छोटा है तो fx1 भी हमेशा fx2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो उस केस में वी कैन से दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आई होप आप ये बात को समझ गए होंगे। फिर आप यहाँ पे देखो ये डिक्रीज कर रहा था इसकी हाइट, जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो जैसा कि हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं स्लोप इसका एक्स एक्सिस के मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, यानी कि स्लोप जो है 0 होगा। ठीक है, स्लोप वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल में अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम जो है टेंजेंट का स्लोप वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ से आप देखो ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से स्ट्रिक्ट फॉर्म में डिक्रीज नहीं हुआ, फिर इसके बाद यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट ये सिंपल सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ना कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ से आगे की तरफ मूव करते हो तो आप देख रहे हो लगातार जो है ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, हाइट इसकी लगातार यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में डिक्रीज हो रही है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आई होप आप इन 4 ग्राफ को अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ ग्राफ हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि वो आपके ना तो इंक्रीज कर रहे हैं नहीं वो डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं तो लाइक एक छोटा सा ग्राफ में यहाँ पे आपको साइन एक्स का बता दे रहा हूँ कि साइन जो है कुछ इस टाइप से मूव करता है, तो मैं देख सकता हूँ कि मैं इस ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ये जो 5th वाला ग्राफ मैं बना रहा हूँ इस ग्राफ के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि हाँ ये इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो क्योंकि ये यहाँ पे देखिए डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से ये इंक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर इसके बाद डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। हाँ, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स जितने भी ग्राफ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के उससे हम लोग इंटरवल में चेक करते हैं, इसीलिए उन ग्राफ्स को हम लोग इंटरवल में चेक करते हैं। बिकॉज ऑफ जब आप इंटरवल में चेक करते हो तो कहीं ना कहीं वो रीजन क्या हो जाता है, बाउंडेड, उसमें हम चेक करते हैं कि हाँ उस पर्टिकुलर इंटरवल में साइन एक्स या कॉस एक्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस के ग्राफ होते हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज। तो यहाँ तक की बातें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx, एक फंक्शन मैंने दिया है fx 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली को मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑन r, यानी रियल नंबर पे वो इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली फॉर्म में, ये बताना है। तो इस बात को आप समझो कि यहाँ पे मुझे शो करने के लिए पहले मैं कंसीडर करूंगा कि दो यहाँ पे नंबर्स लाइक x1, x2 जो कि बिलोंग कर रहे r में, साथ में ये कंसीडर किया जाए कि x1 जो है या तो x2 से बड़ा है या तो x2 से छोटा है। तो फिलहाल मैंने कंसीडर किया है x1 जो है x2 से छोटा है। तो अब हमारा काम क्या है कि अब fx1 को fx2 से लेस दिखाना, यही हमारा काम है। तो यहां से देखिए मैंने क्या किया कि अगर x1 x2 से छोटा है ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर मुझे कुछ इस टाइप का फंक्शन बनाना है 7x - 3, तो मैंने 7 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि -3 और -3 मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया, तो भी मुझे ये पार्ट यहां से मिल गया। अब मैं देख सकता हूं ये जो पार्ट है 7x1 - 3 ये बन जाएगा fx1 और ये बन जाएगा fx2 सेम एस, ठीक है, क्योंकि x1 की जगह यानी x की जगह पे x1 आ गया और x2 आ गया, तो सेम वैसे ही
फंक्शन काम करेगा और ये हो जाएगा लेस। तो x1 अगर x2 से छोटा है तो हमें यहाँ से मिल रहा है कि fx1 भी fx2 से लेस होगा। दैट मीन्स कि द फंक्शन f यानी जो फंक्शन है वो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही मुझे यहाँ पे शो करना था और ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया कि आप चीज़ों को समझ पाओ कि ये काम कैसे करती हैं अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो ये यहाँ से प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की बात करें। तो अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव की कि फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम कैसे किसी फंक्शन की इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कैसे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट देख सकते हैं, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी, यानी जो फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी, यानी डिफरेंशिएबल है वो ओपन इंटरवल ए बी में। देन हम कह सकते हैं कि एफ इज इंक्रीजिंग, देन एफ इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी। बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है कि कहाँ पे क्लोज है कहाँ पे ओपन है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 आपको मिलता है तो। और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि फॉर ऑल x, जितने भी x आप इसमें से ले रहे हो मतलब वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, यानी वो a और b नहीं हो सकता, a और b की कोई बीच की वैल्यू होगी। तो आई होप आप ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ रहे होगे कि f इंक्रीजिंग अगर है इन ए बी जो जिसमें वो कंटिन्यूअस था तो f डैश x आप निकालोगे वो 0 से बड़ा होगा और x बिलोंग करेगा a कॉमा b ओपन इंटरवल में। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये मीन वैल्यू थ्योरम से ही ये बात बनती है और भी मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। सेम एज f इज डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ, अगर यहां पे हम ध्यान दें तो हम कह सकते हैं इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। इसको क्वेश्चन में हम लोग जब देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में तो और अच्छे से ये बात हमें समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए यहां से जो थर्ड वाला पॉइंट है कि f इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स आपने निकाला और आपको 0 मिल गया, जहां पे हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं शो होता। सेम केस है फॉर एक्स ऑल एक्स बिलोंग्स इनटू ए कॉमा बी। तो आई होप आप यहां तक की चीजों को अच्छे से समझ गए। यहां पे आप इस बात को ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। अभी मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन को बताऊंगा, उसके पहले एक छोटा सा प्रूफ हम देख लेते हैं कि कैसे हम इस जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है उसका क्या प्रूफ है। ठीक है, तो इस बात की जो प्रूफ है इसे हम लोग देखते हैं कि इस बात को मैं प्रूफ करूंगा विद द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। लेट मैंने कंसीडर कर लिया कि दो वैल्यूज हैं x1 x2 जो हमारे क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहे हैं सच दैट x1 की वैल्यू जो है वो x2 से लेस है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिटवीन x1 एंड x2 सच दैट आप जब f डैश c निकालेंगे, यही हम लोग पढ़े थे मीन वैल्यू थ्योरम, वो हो जाएगा fx2 माइनस fx1 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब आप देख सकते हो कि जब हम लोग f डैश x जो पीछे वाला पार्ट था जहां पे लिखे हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि x जो है वो a और b के बीच में है। इसी तरीके से a और b की जगह पे क्या है x1 और x2, तो मैं कह सकता हूँ c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल a और b, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी x1 और b की वैल्यू हो जाएगी x2। अब यहाँ पे जो क्लोज देखिए लगा हुआ वो इसलिए लगा है, जिन्होंने मीन वैल्यू थ्योरम देखा होगा वो उन्हें पता होगा कि अगर हम क्लोज यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो कंटिन्यूटी शो नहीं होगी, यानी इन पॉइंट्स पे भी जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं यानी एंड पॉइंट्स है इस पे ये ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, तभी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज लगा हुआ है। बाकी x1 और x2 के बीच में ये c लाई कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि x1 और x2 को मैंने ओपन इंटरवल यहाँ लगा दिया, यानी कि c जब भी रहेगा वो x1 और x2 नहीं हो सकता, उसके बीच की कोई वैल्यू है। तो जिन्होंने मीन वैल्यू थ्योरम कैलकुलस के प्लेलिस्ट पे देखा होगा जो मैंने पढ़ाया था, तो वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि अगर मैं इंक्रीजिंग के रिस्पेक्ट में बात करूं
क्योंकि मैं अभी फिलहाल में फर्स्ट वाले को प्रूव कर रहा हूँ। जो हमारा फर्स्ट वाला क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट वाला था कि f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इफ एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा होगा तो f जो है वो इंक्रीज करेगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे गिवन है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है और फिलहाल में x को हम c की तरह ट्रीट करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि एफ डैश सी भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा, बिकॉज x जो है वो x1 और x2 के बीच में बिलोंग कर रहा था, यानी a और b वहां पर थे। यहाँ वैसे ही c जो है जो x1 और x2 में बिलोंग कर रहा है, तो सेम x की तरह ये भी ट्रीट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर एफ डैश सी 0 से बड़ा है तो ये पूरा पार्ट जो आप एफ डैश सी के इक्वल होगा वो भी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये कांस्टेंट है तो जाकर के 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। और फाइनली वी हैव एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन। अब आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपने कंसीडर किया था कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो इसी पार्ट को कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। बात वही है कि x1 अगर लेस है x2 से, तो यानी कि x2 जो है x1 से बड़ा है। तो अगर x2 x1 से बड़ा है और मैंने यहां से प्रूफ करके दिखा दिया कि fx2 भी fx1 से बड़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अभी मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूंगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन कब आएगी, क्योंकि ये कंडीशन देख करके तो लग रहा है कि हाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, लेकिन जिस चीज को हम प्रूव कर रहे हैं वो सिंपल सिर्फ क्या है, इंक्रीजिंग है। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो रहे होगे, तो अभी मैं आगे वाली चीजों में इसको क्लियर कर दूंगा कि कब हमें इंक्रीजिंग दिखाना है और कब हमें डिक्रीजिंग दिखाना है। और फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो टेस्ट है, वो कुछ ऐसे ही काम करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी, लेकिन वहां पे क्या चीजें माइन्यूट सी बदलती हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और फिलहाल में मैंने ये फर्स्ट वाले को प्रूव कर दिया और ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग को ही शो कर रहा है। ठीक है, जो कि हमें यहाँ से विजिबल है कि अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इंक्रीजिंग भी होगा। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन होगी या डिक्रीजिंग की क्या कंडीशन होगी, उसको हम लोग आने वाले स्लाइड में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिमार्क करके मैंने कुछ बात लिखी थी। पिछले वाले जो पार्ट था यहाँ पे स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि ये प्रूव्ड हो गया था। इसी तरीके से जो दो और स्टेटमेंट है, खासकर डिक्रीजिंग वाला, उसे भी आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। कंसीडर सिर्फ करना पड़ेगा कि x1 जो है वो x2 से बड़ा है, तो उस केस में ये रिवर्स ऑर्डर में आपको दे देगा कि fx1 जो है fx2 से छोटा है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, ये आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। एनसीईआरटी यानी बोर्ड में इसकी प्रूविंग आने की चांसेस बहुत ही रेयर होती है, फिर भी पढ़ करके जाना, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, ये पहली बात। दूसरी बात, एनसीईआरटी में डायरेक्ट मौजूद है। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट जो है इस तरीके से प्रूव्ड हो गया है। तो इसका जो रिमार्क वाला पार्ट है वो यहां से देखिए कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी, जहां पे इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ हम लोगों ने क्लोज इंटरवल का यूज किया था और एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा दिखा रहे थे। यहाँ पे क्या है कि ये एफ इंक्रीज नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा कब, जब ओपन इंटरवल लगा देंगे ए बी में। तो यही छोटा सा डिफरेंस था। जब हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग की बात किए थे तो वहां पे क्लोज इंटरवल ए बी में बात किए थे, यहाँ पे हम ओपन इंटरवल ए बी में हम बात करेंगे। ये डिफरेंस बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी पर आते हैं। ठीक है, तो बाकी सेम कंडीशन है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, लेकिन यहाँ पे बदलाव होगा। वहां पे आप देख सकते हो, मैं एक बार और आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये क्लोज था कि एफ इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, जबकि यहाँ पे ओपन है। इसी तरीके से f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी, और बाकी सेम कंडीशन है, बाकी सारी चीजें सेम कंडीशन है, जस्ट लाइक डिक्रीजिंग की तरह। माइन्यूट सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे अब हम लोग जब डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो यही ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स यहाँ से लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो आई होप आप ये दोनों कंडीशन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि कोई फंक्शन अगर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, तो उस केस में जो एफ डैश एक्स है वो आपका 0 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा।
अब इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक क्वेश्चन आप और स्क्रीन पर देख सकते हो कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, मैंने फंक्शन लिया है f(x = cos x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी स्ट्रिक्ट फॉर्म में ये डिक्रीज कर रहा है इन 0 to पाई ओपन इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई ओपन इंटरवल, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई दिया गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि अगर यहीं पे क्वेश्चन में क्लोज होता, ये जो पार्ट ओपन आपको दिख रहा है इंटरवल, ये यही अगर क्लोज होता तो उस केस में स्ट्रिक्टली की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की बात वहां पे की जाती। लेकिन फिलहाल में ओपन इंटरवल है तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस बात को समझाने के लिए मैंने ग्राफ का यहाँ पे हेल्प लिया है। तो आप ग्राफ को देखो, जो cos x का ग्राफ है, हमें पता है क्लास 11th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, तो ग्राफ को मैंने यहाँ पे इसीलिए ड्रॉ कर दिया है। ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू आपकी आएगी π/2, आप यहाँ से देख सकते हो 90 पे 0 होता है। इसी तरीके से ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका 3π/2, और ये हो जाएगा 2 पाई, और ये पॉइंट हो जाएगा 5π/2। इधर आप पीछे की तरफ आओगे तो माइनस में π/2 आपको ये मिलेगा। और इस तरीके से ये ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में आगे की तरफ इंक्रीज करता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहां से आप इस बात को समझो कि ये जो ग्राफ है, अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या कहा गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना इन 0 to पाई ओपन इंटरवल। तो 0 से लेकर के पाई तक में आप अगर आते हो तो ग्राफ आप देख सकते हो, जैसे आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो ये जो ग्राफ है उसकी हाइट क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज करते जा रही है पाई तक। आप देखो, मतलब यहां से लेकर के यहां तक आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहां से ये बात आराम से ये साफ दिख जाएगी कि ये जो पार्ट है यहाँ से ये वाला, ये देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक जो है डिक्रीज कर रहा है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू तो हम लोग डायरेक्ट एनालाइज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्ट्रिक्टली ये डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं मिल रहा है कि वो हमें ठहराव हो जिसकी वजह से हम ये कहें कि सिर्फ डिक्रीजिंग है। यहाँ पे लगातार ये कंटिन्यूअस फॉर्म में इसकी हाइट डिक्रीज कर रही, दैट मीन्स कि 0 से लेकर के पाई तक में cos x क्या होता है, डिक्रीज करता है। अभी इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के भी थ्रू चेक करेंगे, फिलहाल सिर्फ ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखो ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट डिक्रीज जो है कर रहा है। इसी तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे इन पाई टू 2 पाई, देखो पाई वाला पॉइंट यहां से और 2 पाई वाला जो पॉइंट है वो यहां तक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक जो ग्राफ है वो आपका जो है क्या कर रहा है, वो जो है ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और वो भी स्ट्रिक्टली फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया कि आपको बताना है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई, यानी मैं कह सकता हूं 0 से लेकर के 2 पाई तक में, जहां पे 0 और 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ग्राफ एक्चुअल में देखिए 0 और 2 पाई पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी मैंने पढ़ाया भी था। तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग भी होगा, बस ध्यान ये रखना होगा कि आपको क्लोज इंटरवल यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, तो जहां पे आप स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हो वहीं पे वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और जहां पे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहे हो वहीं पे वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, इन केस ऑफ अगर आप क्लोज इंटरवल यूज करते हो तो यहां से आप देख सकते हो कि 0 से लेकर के ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ से ये जो पार्ट यहाँ से है आप यहाँ से देख सकते हो कि 0 से लेकर के ये जो पूरा पार्ट है वो आपको साफ दिख रहा होगा कि हाँ ये जो पार्ट है पूरा यहाँ पे ना तो ये डिक्रीज कर रहा है ना ही ये इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर ये पार्ट हम लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट डिक्रीजिंग होगा, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ओवरऑल 0 to 2 पाई में अगर हम इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से गलत हो जाएगा। अगर आप डिक्रीजिंग बोलोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन टोटल 0 to 2 पाई इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, ये नहीं जो है इंक्रीज कर रहा है नहीं जो है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं तो उस केस में हम कहते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये रहा ग्राफ के थ्रू सिनेरियो उसका कि कैसे हाउ टू चेक द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब हम लोग इसी चीज को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू भी चेक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको दिया गया था कि फंक्शन जो है fx यानी cos x है, अगर आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू चेक करना चाहो तो आप कह सकते हो कि f' क्या आ रहा है, माइनस में sin x। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की। फर्स्ट वाला जो पार्ट था देखिए
आपसे क्वेश्चन में कहा गया था प्रूफ करने को कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 टू पाई में। तो आप क्या करोगे, 0 से लेकर के पाई तक का, यानी 0 से लेकर के 180 तक की कोई भी वैल्यू आप उसमें पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपने 0 से लेकर के 180 में जैसे कोई भी वैल्यू आपने रखा, तो मैंने मान लिया चलो मैं 90 लेकर के चेक करता हूं। तो जैसे ही आपने f डैश पाई बाई 2 पे चेक किया, आप इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो माइनस साइन पाई बाई 2, साइन 90 1 होता है, ये आ जाएगा -1। -1 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि f डैश x लेस देन 0 हो गया। x जब बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, ओपन इंटरवल 0 से पाई तक। इसी में ना जो है चेक करने की बात कहा गया था, तो इसी पे मैंने चेक कर दिया। इसके अलावा भी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे आप पाई बाई 4 ले सकते हो, पाई बाई 6 ले सकते हो, पाई बाई 3 ले सकते हो, क्योंकि सारी वैल्यू 0 टू पाई में ही आती है और एक ही जैसा ये बिहेव करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि f डैश x अगर 0 से छोटा हो गया व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये बोलता है कि जो फंक्शन है fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली क्यों है मैंने बता दिया पहले, डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। ठीक है, यहीं पे क्लोज अगर मैं लगाता तो यहाँ पे सिर्फ मैं डिक्रीजिंग लिखता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं लिखता। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाले की बात करेंगे। सेकंड वाले को पाई से लेकर के 2 पाई में चेक करना है, तो क्या करेंगे देखिए। तो जैसे ही आप देखो f डैश x तो वही रहेगा। अब आप तो अगर हम लोग पाई से 2 पाई के बीच में किसी वैल्यू को कंसीडर करें, तो हम कह सकते हैं कि 4 पाई बाई 3 हमारा हो सकता है। 4 पाई बाई 3 आप देख सकते हो कि 4 पाई बाई 3 ये बिलोंग करेगा पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में। कैसे, आप देख सकते हो कि ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, क्योंकि इसकी वैल्यू 240 डिग्री आएगी। ठीक है, अब आप जब f डैश 4 पाई बाई 3 पे निकालते हो, तो आपको अब पुट करना कहां पे, माइनस साइन 4 पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन पाई प्लस पाई बाई 3। ऐसे लिख सकते हैं, क्लास 11th में इस तरीके से सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा है। तो माइनस साइन देखो, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि थर्ड जो है क्वाड्रेंट में जा रहा है, जहां पे साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो पहले से ये बाहर हो जाएगा पॉजिटिव, और पाई है तो ये साइन का साइन ही जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2। तो हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि इसका साइन क्या है। तो हम देख सकते हैं कि f डैश x जो है वो 0 से बड़ा हो गया, कब, जब x बिलोंग कर रहा है पाई से लेकर के 2 पाई ओपन इंटरवल में। तो अगर ये f डैश x 0 से बड़ा है और गिवन जो है इंटरवल में है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि fx इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप स्टेटमेंट वाइज लिख लेना कि fx इज इंक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है इन पाई टू 2 पाई। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले में 0 से पाई में डिक्रीज कर रहा था स्ट्रिक्टली, ठीक है, और पाई से लेकर के 2 पाई में स्ट्रिक्टली ये इंक्रीज जो है कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल 0 से लेकर के 2 पाई तक में नहीं ये इंक्रीज करेगा और नहीं ये डिक्रीज करेगा। तो आई होप आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। और यहीं पे अगर ये क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल होता, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली की जगह इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग को मेंशन करता। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपने काफी इसको अप्रिशिएट भी किया होगा, और काफी आप इंजॉय भी कर रहे होगे पढ़ते टाइम। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप मुझे डीएम करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब वहां पर दूंगा जो पढ़ाई से रिलेटेड होंगे। और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहें। किसी भी टाइप की अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पे भी आपकी चीजों को सॉल्व कर पाऊं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन को लेकर के जो हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि अभी ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे अभी ये बात बतानी बाकी है कि कैसे इंटरवल को निकाला जाता है अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।